एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर, द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ स्केलेटल मसल। राइट, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ट्रस्ट मी, आपको अभी से लेके आप आगे जितनी भी पढ़ाई करने वाले हो ना, आपको आगे तक ये टॉपिक काम आने वाला है। ठीक है, सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जितनी भी आपके डाउट्स रहते हैं, ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी टिब्यूल, एल टिब्यूल, ये जितनी भी सारी बातें होती हैं, जब कंफ्यूजन पैदा करती हैं, क्रिएट करती हैं, वो सारी ही बातें बहुत आसानी से मैंने इस वीडियो में एड्रेस की हैं। प्लस साथ ही में मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं कुछ कुछ जगह पे, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो उनको कैसे रखना है, निमोनिक्स वगैरह यूज़ करके उन टॉपिक्स को आप कैसे याद कर सकते हो, कि छोटी छोटी बातें होती हैं आपको नहीं ध्यान में रहती, तो एग्जाम टाइम आपको एकदम से वो चीज़ मेमोराइज हो जाए, एकदम से आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल प्रूव हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अब जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं अबाउट दी स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक बार हम मसल के स्ट्रक्चर को इस इमेज के थ्रू समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो इमेज है यहाँ पे, दिस इज द इमेज ऑफ द मसल, जो कि हम नेकेड आई से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब किसी भी मसल को देखोगे, फॉर एग्जांपल बाइसेप्स की मसल है, ट्राइसेप्स की मसल है, या फिर कोई भी हमारी जो मसल है बॉडी के अंदर, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। राइट, और अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, पूरा इस तरीके का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। राइट, अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखो, ये है आपकी नॉर्मल मसल, जो कि आप नेकेड आई से देख पाते हो। राइट, अब ये जो मसल होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि ये जो पूरी मसल है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। व्हाट इट इज कॉल्ड, एपीमाइसियम, यानी कि जो मसल को कवर कर रही है होल कनेक्टिव टिश्यू शीट, इट इज नोन एज एपीमाइसियम। अब ये जो मसल होती है, इसके अंदर छोटे छोटे बंडल्स बने होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक बंडल हो गया, ये दूसरा बंडल हो गया, एंड ऐसे ही हर मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बंडल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फेसिकल्स। ठीक है, तो मसल को जब हम कट करेंगे तो हमें सबसे पहली जो चीज दिखती है, वो दिखती है फेसिकल्स। अब ये जो फेसिकल्स होते हैं ना, ये जो फेसिकल्स है, इनके ऊपर भी एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। ठीक है, यानी कि जो पूरी मसल की कवरिंग है, उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। जो पेरीमाइसियम है, वो किसकी कवरिंग है, ये जो अंदर टिश्यू बंडल प्रेजेंट है, इनकी कवरिंग को हम कहते हैं पेरीमाइसियम। राइट, अब फेसिकल के अंदर भी जब आप इसको और माइक्रोस्कोपिकली कट करके देखोगे तो आपको फाइबर्स दिखेंगे, उनको हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स या फिर मायोफाइबर्स। और ये जो मायोफाइबर्स हैं, ये किससे कवर होते हैं, आपके एंडोमाइसियम से। किससे, एंडोमाइसियम से। तो ये एक ब्रीफ स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल का। और फिर ये जो मायोफिब्रिल होती है, इसके अंदर आपके दो मसल फाइबर्स होते हैं, दैट इज मायोसिन एंड एक्टिन। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि जो आपकी स्केलेटल मसल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं आगे। राइट, तो देखो, सबसे पहले आती है आपकी मसल, जो कि आपको नेकेड आई से दिख जाती है। इस तरीके की आपकी मसल बेली होती है। ठीक है, किसी भी मसल की अगर हम बात करें, और ये कौन सी शीट से कवर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की, एपीमाइसियम से कवर होती है। जैसे आप मसल का क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो वो किससे बनी होती है, मसल फेसिकुलस से या फिर मसल बंडल से, जो किससे कवर होता है, पेरीमाइसियम से। इसके अंदर होते हैं आपके मसल फाइबर या सेल, जो कि एंडोमाइसियम से कवर है, और इसके अंदर है आपकी मायोफिब्रिल। तो कई बार हम सिनोनिमसली इन दोनों को इंटरचेंजेबली बोल देते हैं। अब मायोफिब्रिल के बाद आते हैं मायोफिलामेंट, और ये आपके दो होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। सो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू कि जो आपकी स्केलेटल मसल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जस्ट एन ओवरव्यू। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरी इमेज है कि बोन से जो आपकी मसल, ये बोन है आपकी, इससे इसकी मसल अटैच है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंडन वाला पार्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बंडल्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फेसिकुलस या फिर फेसिकल्स। तो इसके अंदर आपके क्या होते हैं, मायोफाइबर्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स होती है, एंड एंड में दे एंड अप इनटू एक्टिन एंड मायोसिन। सो दिस इज द स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इन मसल फाइबर्स की या स्केलेटल मसल्स की। तो इसमें जो मसल फाइबर्स होते हैं, ये आप देखोगे कि ये ना पैरेलली अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये एक मसल फाइबर है,
ठीक है, ये एक मसल फाइबर है। तो आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक मसल फाइबर यूं जा रहा है, एक मसल फाइबर यूं जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, फिर एक दूसरे को ये कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। होता कैसा है कि ये अगर आपकी एक मसल बेली है तो इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे पैरेलली अटैच होंगे। ठीक है, या तो इस तरीके से पैरेलली अटैच होंगे, या फिर अगर मान लो ये आपकी मसल बेली है तो इसके अंदर ऐसे पैरेलली अटैच होंगे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन एंड इंसर्शन एंड देयर प्लेसमेंट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मसल फाइबर्स है अंदर, ये हमेशा पैरेलली ही प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इनकी जो फोर्स है वो बिल्ड अप हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। वेयर एज अगर कोई फाइबर्स ऐसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, मतलब एक दूसरे को ही अगर क्रॉस करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो फोर्स चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं विद इन अ मसल वो हमेशा पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। अब मसल फाइबर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन कौन सी, कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, 1 to 40 mm लॉन्ग होते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, और 50 to 11 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्केलेटल मसल फाइबर। अब हम बात करते हैं एक ब्रीफ ओवरव्यू के, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल की उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, उसके बाद मसल के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म, एंड इट इज रिच इन ग्लाइकोजन। मसल के माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, सार्कोसोम्स। और मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि एक नॉर्मल सेल में जिसको हम ER कह देते हैं, वो मसल में कन्वर्ट हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये कुछ की डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन अ नॉर्मल सेल वर्सेस अ मसल। ठीक है, तो ये चेंजेस हो जाते हैं, इसके अंदर नाम का चेंज हो जाता है। अब देखो, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है मसल फाइबर का। ठीक है, कि ये देखो यहाँ पे सारे जो फाइबर्स हैं ये ऐसे पैरेलली अटैच्ड हैं। ठीक है, ताकि जो इनकी फोर्स है वो एड अप हो जाए। ठीक है, ये इनकी सार्कोलेमा है। ये जो ऊपर की मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, दिस इज दी सार्कोलेमा। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, देखो एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। अब जो मायोफिब्रिल मैंने जो आपको बताई थी, दीज आर 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड दे लाई पैरेलल टू ईच अदर एंड आर स्ट्रिएटेड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वही है सारी। अब हम बात करते हैं मसल के लाइट माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के ऊपर, कि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में मसल फाइबर को देखते हैं तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो जब हम मसल को देखते हैं तो उसमें हमें लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, जो कि मसल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिएशंस। ये किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। ठीक है, अब अगर आप मसल को देखोगे तो मसल में हमारे दो बैंड्स होते हैं, एक होता है डार्क बैंड और एक होता है लाइट बैंड। ठीक है, अगर आप ये देखो, ये इमेज है, यहाँ पे देखो कुछ जो पार्ट है वो बहुत डार्क है, ये पार्ट बहुत डार्क है, और कुछ पार्ट अगर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी लाइट इन कलर, इट इज़ मतलब ग्रेइश वाइट कलर में आ रहा है, और ये पार्ट जो है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इट इज़ ब्लैक इन कलर। तो ऐसा क्यों होता है और इसका स्ट्रक्चर ये क्या होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा कि मसल के अंदर एक डार्क बैंड दिखा हमें और एक लाइट बैंड दिखा। अब जो डार्क बैंड है वो किससे बना होता है, हाईली रिफ्रैक्टाइल मटेरियल से, दैट इज एनाइसोट्रोपिक। तो डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कह देते हैं बिकॉज इट इज एन आइसोट्रोपिक, और लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कह देते हैं बिकॉज इट इज आइसोट्रोपिक, यानी कि ये एक लोअर रिफ्रैक्टाइल मटेरियल से बना होता है। तो दैट मीन्स ये जो लाइट कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज द आई बैंड। ठीक है, और ये जो डार्क कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज द ए बैंड, क्योंकि ये डार्क कलर में है। ठीक है, जो लेंथ होती है ए बैंड की, दैट इज 1.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और जो आई बैंड है उसकी लेंथ होती है 1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सो डेफिनेटली बहुत क्लियरली ये चीज़ पता चल रही है कि जो डार्क बैंड है इट इज़ लार्जर इन लेंथ एज कंपेयर टू द लाइट बैंड। अब जो आपका सेंटर होता है ए बैंड का, यानी कि ए बैंड क्या हो गया, यानी कि ये जो डार्क वाला हिस्सा है, दिस इज योर ए बैंड।
ठीक है, ये जो है हिस्सा, दिस इज योर ए बैंड। अब ए बैंड के बीच में भी एक रीजन होता है जो थोड़ा हल्का सा लाइट इन कलर होता है, उसे हम कहते हैं एच बैंड। एच बैंड की फुल फॉर्म क्या है? हेंसन। हेंसन ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको हेंसन बैंड या एच बैंड भी कह देते हैं। और एच बैंड के बीच में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं एम लाइन। ठीक है, वही हम अगर लाइट बैंड की बात करें तो लाइट बैंड में भी देखो, हमने यहाँ देखा कि ये पूरा अगर लाइट बैंड है तो इसके बीच में एक लाइन है जो कि बहुत डार्क कलर की है, तो इस लाइन को हम कहते हैं जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन की पूरी फुल फॉर्म है ज़्विनशिन स्काइप, जो भी तुम कहना चाहो इसको प्रोनाउंस कर लेना। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म ये है। तो एक हो गया हमारा ए बैंड जिसको हम डार्क बैंड कह रहे हैं, और एक हो गया लाइट बैंड जिसको हम आई बैंड कह रहे हैं। तो ए बैंड में हमें क्या देखने को मिलेगा? एम लाइन देखने को मिलेगी, एच बैंड देखने को मिलेगा, एच जोन देखने को मिलेगा पूरा। ठीक है, सूडो एच जोन देखने को मिलेगा। वेयर एज लाइट बैंड में हमें सिर्फ जेड लाइन देखने को मिल रही है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी में मसल फाइबर को देखते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं सार्कोमियर की। तो हमने पढ़ा कि जो हमारा आई बैंड है, उसमें एक एरिया होता है जो कि बहुत डार्क कलर का होता है, उसे हम कहते हैं जेड लाइन। तो एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि जेड लाइन किस में बनती है, मतलब दो जेड लाइन के बीच में क्या होगा? ए बैंड होगा और आई बैंड भी होगा। ए बैंड की लेंथ कितनी थी? 1.5, और आई बैंड की लेंथ कितनी थी? ओनली 1। तो अगर इन दोनों को ऐड अप कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 2.5। तो जो सार्कोमियर है उसकी लेंथ कितनी होगी? 2.5। ठीक है, तो ये इमेज थोड़ा ध्यान से देखो ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं ना, ग्रीन कलर से जो हमारे दिखा रखे हैं, दीज आर दी आई बैंड। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर से हमें दिखा रखे हैं, दीज आर आई बैंड। ठीक है, जो हमें पिंक कलर से दिखा रखे हैं, सॉरी पिंक कलर से हमें एम लाइन दिखा रखी है, और रेड कलर से हमें क्या दिखा रखा है? ए बैंड। सो ये जो रेड कलर है, दिस इज ऑफ ए बैंड या फिर डार्क बैंड। ठीक है, उसके बाद जो लाइट ब्लू कलर से आपकी लाइन है, दिस इज व्हाट? दिस इज जेड लाइन, एंड दिस इज ऑल्सो जेड लाइन सिमिलरली। तो कहने का मतलब क्या है? अब सार्कोमियर क्या है कि ये जो जेड लाइन है और जो दूसरी वाली जेड लाइन है, यानी कि ये वाली जेड लाइन, इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, इस पूरे यूनिट को हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। तो एक एरिया जो कि एक जेड लाइन से एक्सटेंड होकर दूसरी जेड लाइन तक जा रहा है, तो उसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो किस में आएंगे? एक सार्कोमियर में आएंगे। ठीक है, सो वेरिएशन इन सार्कोमियर लेंथ। अब हमें पता है कि जो हमारी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है, तो जो सार्कोमियर की लेंथ है वो चेंज होती रहेगी। तो रेस्ट के टाइम पे क्या होगा कि ए और आई बैंड जो है उनमें इंटरडिजिटेशंस होंगी, बट वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे नहीं है, वो अपनी रिलैक्स लेंथ पे होंगे, दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर। वेयर एज जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें जो इंटरडिजिटेशन है, क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं, राइट। तो जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो मसल शॉर्टन हो जाएगी। तो लेंथ कितनी हो जाती है? 1.5 माइक्रोमीटर। ये किसकी लेंथ की हम बात कर रहे हैं? सार्कोमियर की लेंथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं, यानी कि मसल को हम और लेंथन लेके जा रहे हैं, तो सार्कोमियर की लेंथ 3.5 माइक्रोमीटर तक भी चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो एक्टिन मायोसिन है ये क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैं पूरी आपको इमेज से समझाने वाली हूँ, और ये इमेज अगर तुम बनानी सीख जाओगे तो ये चीज़ ध्यान हो जाएगी, तो तुम्हें कुछ भी याद करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डायग्राम साथ साथ बना लेना मेरे। देखो, बीच में हमने ये एक बैंड बनाया, फिर हमने ये दूसरा बैंड बनाया है, दिस इज द थर्ड बैंड, राइट, एंड दिस इज द फोर्थ बैंड। अब ये जो मैंने बैंड बनाए हैं रेड कलर के, ये कौन से बैंड है मेरे? डार्क बैंड, यानी कि ए बैंड। ये है ए बैंड। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे कलर लेते हैं, सपोज ब्लू ले लेते हैं, चलो। और यहाँ मैंने
2 बैंड्स ऐसे और बना दिए साइड में, ठीक है। सेम इस तरीके से यहाँ भी होंगे, ठीक है। ये वाले कौन से बैंड है मेरे, ये है आई बैंड, दीज आर आई बैंड, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, आई बैंड के बीच में एक डार्क एरिया होता है, ठीक है। आई बैंड के बीच में एक डार्क एरिया होता है, एक डार्क लाइन होती है जिसे हम कहते हैं जेड लाइन। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड जेड लाइन, ठीक है। और सिमिलरली जो आपका ए बैंड होता है, ए बैंड के बीच में भी देयर इज अ लाइन जिसको हम कह देते हैं एम लाइन। और जो 2 जेड लाइंस हैं उनके बीच के एरिया को हमने क्या कह दिया, ये जो 2 बैंड्स हैं इनके बीच के एरिया को हमने कह दिया सार्कोमियर। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अब हमें यहाँ पे क्या बात समझने वाली है कि हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन भी ना इसी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं सार्कोमियर के अंदर। तो जो आपका आई बैंड होता है उसके अंदर आपका कौन सा मायोफिलामेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका मायोफिलामेंट प्रेजेंट होता है एक्टिन। और जो आपका ए बैंड है, ए बैंड में क्या प्रेजेंट होता है आपका, क्या प्रेजेंट होता है आपका मायोसिन। तो यानी कि कंफ्यूजन दूर करते हैं, मायोसिन, ए बैंड और डार्क बैंड ये एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज जो आपका एक्टिन है, आई बैंड है और लाइट बैंड है, ये सारे एक जगह प्रेजेंट होते हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एक अपने कॉपी में ये डायग्राम बना लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही थिक एंड थिन। अच्छा दूसरी बात, ये जो आपका ए बैंड होता है या फिर ये जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, एम से मायोसिन, एम से मोटा, ठीक है। तो यानी कि जो मायोसिन के फिलामेंट्स हैं वो मोटे होते हैं और जो एक्टिन है ही इज वेरी एक्टिव, तो इसके जो फिलामेंट्स होंगे वो क्या होंगे, थिन फिलामेंट्स होंगे, बिकॉज एक्टिन इज एक्टिव, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना इसको। तो यहाँ पे वही चीज बताई हुई है आपको। अब बात करते हैं थिक फिलामेंट की। तो थिक फिलामेंट किससे बना है, हमारे मायोसिन से, ठीक है। अब एक थिक फिलामेंट के अंदर, यानी कि जो ए बैंड पढ़ा था हमने, एक थिक फिलामेंट के अंदर आपको कितने मायोसिन देखने को मिलेंगे, 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोसिन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ए बैंड और अ थिक बैंड, ठीक है। अब दे आर प्रेजेंट इन वन एंड ऑफ ए बैंड टू द अदर, यानी कि पूरे में आपका मायोसिन प्रेजेंट होता है। और जो आपका एक मायोसिन है इट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स, यानी कि जो ये साइड में ब्लू कलर के थे, तो अगर यहाँ पे एक मायोसिन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसके चारों तरफ 6 एक्टिन के बैंड्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। Pseudo-edge zone is an area of light zone because myosin has 2 fragments which are arranged symmetrically on either side of the center of sarcomere. ये sarcomere इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, राइट। तो देखो मायोसिन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे देखो इसके 2 हेड्स होते हैं और पीछे एक ये टेल होती है पूरी, इट इज नोन एज दी टेल। तो मायोसिन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट हैज अ हेड एंड अ टेल। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये हेड और टेल है क्या एक्चुअली। तो देखो जो मायोसिन का मॉलिक्यूल है इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो 2 हैवी चेन देखने को मिलेंगी और आपको 4 लाइट चेन देखने को मिलेगी। इनको कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनता है जिसमें आपका मायोसिन में 2 ग्लोब्यूलर हेड आ जाते हैं मायोसिन के और एक लॉन्ग टेल आ जाती है। अब ये जो 2 ग्लोब्यूलर हेड हैं दीज आर फाउंड बाय हैवी एंड लाइट चेन्स, और हर ग्लोब्यूलर हेड के ऊपर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, 2 साइट्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है एटीपेज कैटालिटिक साइट। ये क्या करती है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करती है, और एक्टिन बाइंडिंग साइट क्या करती है, एरिया एक्सपोज करती है जहाँ पे एक्टिन आके बैठ जाए मायोसिन के ऊपर,
ताकि क्रॉस ब्रिज बन सके और आपकी जो मसल की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है विच इन टर्न लीड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन वो यहाँ पे हो सके। तो वो सारी कहानी होती है मायोसिन के हेड के ऊपर। और दूसरा एक लॉन्ग टेल होती है जो कि दो हैवी चेन्स को ट्विस्ट करके बनती है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे ट्विस्ट हो रही हैं ये दोनों चेन्स, तो वहाँ से इसकी टेल बन जाती है। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मायोसिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड अ स्केलेटल मसल, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मायोसिन के दो हेड्स हैं और ये यहाँ पे इंटरविन हुई हुई आपकी टेल है। तो आपका जो ये हेड है तो इसके देखो दो हेड्स हैं, इसके दो सर हैं, और यहाँ पे कौन सी साइड्स प्रेजेंट है, दो साइड्स प्रेजेंट है, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइड प्रेजेंट है और एक दूसरी एटीपी की हाइड्रोलिसिस की साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं थिन फिलामेंट की। तो थिन फिलामेंट आपका मेजॉरिटी एक्टिन से बनता है, पर इसमें साथ में दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और होते हैं, कौन कौन से, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो जितने भी थिन फिलामेंट हैं, ईच थिन फिलामेंट के अंदर आपके 300 से 499 एलिमेंट्स होते हैं एक्टिन का, एंड 40 to 60 काउंट में होते हैं आपके ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ड्यूरिंग योर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब अगर हम एक्टिन की बात करें तो ये पतला होता है क्योंकि ऑब्वियसली जो एक्टिन है वो बहुत एक्टिव है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है, 4 to 5 नैनोमीटर इन डायमीटर, एंड इट स्ट्रेचेस फ्रॉम जेड लाइन टू द एज ऑफ एच जोन, टू द एज ऑफ एच जोन। तो क्या कहने का मतलब है इसका कि जो आपका एक्टिन है देखो जेड लाइन से स्टार्ट हो रहा है और ये जो सूडो एच जोन आता है वहां तक ये एक्सटेंड करता है। तो ये पूरा क्या होता है आपका एक्टिन की इसने बता दी कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। इट अकर्स इन टू फॉर्म्स, जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन। अब एक्टिन की भी ये दो फॉर्म्स हैं जिसमें वो आपको प्रेजेंट मिलता है। सो एक्टिन ये मतलब पूरा एक बार आप स्ट्रक्चर देख लो, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको एक्टिन भी देखने को मिलेगा, ट्रोपोनिन भी देखने को मिलेगा और ट्रोपोमायोसिन भी देखने को मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे जो ये ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है एक्टिन, यही ज़्यादा देखने को मिलता है इन योर थिन फिलामेंट्स, राइट। अब मैंने आपको बोला कि जो एक्टिन है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक जी एक्टिन होता है और एक एफ एक्टिन होता है। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन एंड एफ एक्टिन मींस फाइब्रस एक्टिन। जी एक्टिन आपका 5 to 5.5 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60,000। इसका काम क्या होता है कि जी एक्टिन जो है आपका वो, यानी कि जी एक्टिन आपका बाइंड हो जाता है एटीपी के साथ, ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है आपका एफ एक्टिन प्लस एडीपी प्लस ये देखो ये इनऑर्गेनिक PO4 प्लस एनर्जी। तो ये जो आपका एफ एक्टिन है ये किससे बन रहा है, जी एक्टिन से। सो जब जी एक्टिन आपका एटीपी के साथ कंबाइन होता है तो इट फॉर्म्स एफ एक्टिन एंड इट ऑल्सो रिलीजेस एनर्जी। तो इस तरीके से जो आपका एक्टिन मॉलिक्यूल है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जी एक्टिन की अगर हम पॉलीमराइजेशन कर देते हैं सो वी गेट एफ एक्टिन, दैट इज द फाइब्रस एक्टिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ द थिन फिलामेंट विच इज द ट्रोपोमायोसिन। अब ये क्या होता है, ये एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 70,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एक्टिन की जो चेन है, देखो ये जो एक्टिन दिख रहा है आपको ब्लू कलर की शेप में, इसके ऊपर से जो एक येलो लाइन जा रही है, दिस इज द ट्रोपोमायोसिन। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इट प्रिवेंट्स इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन एज इट कवर्स द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन वेयर मायोसिन कम्स इन कॉन्टैक्ट। तो अब ये क्या करता है, अब देखो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, जब एक्टिन और मायोसिन साथ मिलके क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, जब उनका आपस में इंटरैक्शन होगा। पर अगर पूरा टाइम इंटरैक्शन होता रहेगा तो ये तो हमारे लिए बहुत ख़राब हो जाएगा, हम हर टाइम तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करके रखते नहीं हैं। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए ये जो आपका ट्रोपोमायोसिन है ये एक्टिन की, जहाँ पे मायोसिन आके बैठता है एक्टिन के ऊपर, उस साइड को कवर करके रखता है, ठीक है। तो इसकी भी देखो दो चेंज होती हैं, अल्फा एंड बीटा चेंज। तो ये होता है बेसिकली ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन, राइट। अब बात आती है तीसरी चीज की विच इज दी ट्रोपोनिन। तो आपको ये स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो यहाँ पे दिख रही हैं छोटी छोटी, ये हैं आपकी ट्रोपोनिन की यूनिट्स, ठीक है। एंड दीज आर लोकेटेड एट इंटरवल्स अलोंग दी ट्रोपोमायोसिन, यानी कि ट्रोपोमायोसिन पे ही आपका जो ट्रोपोनिन है वो प्रेजेंट होता है। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18,000 to 35,000। और इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से, अब देखो ये रहा आपका ट्रोपोनिन, ठीक है। और ये 3 तरीके का होता है, या फिर इसके 3 सब यूनिट्स भी आप कह सकते हो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, ट्रोपोनिन TIC यानी कि टिक,
टिक। ठीक है, ट्रोपोनिन आई क्या करता है, ट्रोपोनिन टी क्या करता है कि बाइंड ट्रोपोनिन कंपोनेंट टू ट्रोपोमायोसिन। अब हमने ये लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा कि जो आपका ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है। तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है किसकी वजह से, ट्रोपोनिन टी की वजह से, यानी कि टी टी टी। तो ट्रोपोनिन टी का क्या काम है, ट्रोपोनिन टी का ये काम है कि ये ट्रोपोमायोसिन को ट्रोपोनिन से जोड़ के रखता है। तो यानी कि ऐसा कर लो कि टी का क्या काम है, 3 टीज। ठीक है, तो टी को टी से जोड़ेगा कौन, टी तो जोड़ेगा। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। फिर आता है ट्रोपोनिन आई। अब आई से याद रखना इनहिबिट, आई से याद रखना इनहिबिट, मतलब कि ये कुछ चीज रोक रहा है। तो ये क्या रोक रहा है, इंटरेक्शन ऑफ मायोसिन विद एक्टिन, ये इन दोनों के इंटरेक्शन को रोकता है। और ट्रोपोनिन सी से याद रखना, सी से याद रखना आप कैल्शियम। ठीक है, तो ट्रोपोनिन सी क्या करता है, इट कंटेन साइट्स फॉर कैल्शियम सो दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें पता है कि कैल्शियम का रिलीज होना कितना ज़रूरी है। तो ट्रोपोनिन सी क्या करता है, कैल्शियम होल्ड करके रखता है। तो ये तीनों सब यूनिट्स होते हैं ट्रोपोनिन के और इनका अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज दी ट्रोपोनिन, पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है ट्रोपोनिन का। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सार्कोट्यूबुलर सिस्टम ऑफ दी मसल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ रहे हो, अगर आप इसे नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम है ये होता क्या है, व्हाट इज SR। तो इसको हम शॉर्ट में SR भी कह देते हैं। सो ये एक बहुत स्पेशलाइज सिस्टम है हमारे मसल के अंदर, और इसका काम क्या होता है कि जब भी मसल के ऊपर एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आती है, एक एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप होना होता है मसल में, तो उसको कौन करवाता है, ये सार्कोट्यूबुलर सिस्टम ही करवाता है। यानी कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो आपका सिस्टम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है आपका टी टिब्यूल और एक होता है एल टिब्यूल, यानी कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। अब इन दोनों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम है क्या। सो देखो, ये होता है टिपिकली आपका एक सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने आपको ये आई बैंड, ए बैंड, जेड लाइन, सार्कोमियर, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, है ना। अब हम बात करने वाले हैं इस तरफ की कि ये टी टिब्यूल क्या है, सार्कोलेमा क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इन डिटेल अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में टी टिब्यूल भी कह देते हैं। व्हाट इज अ टी टिब्यूल, दीज आर इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सार्कोलेमा इन मसल फाइबर एट द ए एंड आई बैंड जंक्शन, हेंस देयर आर 2 AI बैंड जंक्शन, देयर आर 2 टी टिब्यूल्स इन अ सिंगल सार्कोमियर। अब ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, देखो हमें पता है कि जो हमारी मसल की मेम्ब्रेन होती है, मसल सेल की जो हमारी कवरिंग होती है, सेल वॉल होती है, इट इज नोन एज सार्कोलेमा। तो फॉर सपोज दिस इज सार्कोलेमा, ठीक है, दिस इज दी सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा जो होती है, अब नॉर्मल तो ये सीधी सीधी होनी चाहिए थी, बट इसके अंदर कुछ ऐसे इनवर्ड एक्सटेंशंस आ जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो ये सार्कोलेमा अच्छी खासी चल रही होती है, बट इसके अंदर ऐसे इनवर्ड एक्सटेंशंस आ जाते हैं। इनको हम कहते हैं टी टिब्यूल्स, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और टी की शेप भी इस तरीके से होती है, तो इनको हम टी टिब्यूल का नाम दे दिया गया है, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स। अब हमने मसल का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था ए बैंड और आई बैंड के बारे में। तो जहाँ पे ए बैंड और आई बैंड का जंक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे हमारे जो ये टी टिब्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और एक सार्कोमियर के अंदर आपके 2 जगह प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे ए और आई बैंड का जंक्शन हो रहा होता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो जो आपका ट्रांसवर्स टिब्यूल है वो एक तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, एक तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो एक सार्कोमियर के अंदर आपके 2 टी बैंड प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज दी ट्रांसवर्स टिब्यूल्स। ठीक है, तो ये अच्छी खासी सार्कोलेमा चल रही होती है, बट इसके अंदर एक इनवर्ड एक्सटेंशन आ जाता है विच इज कॉल्ड अ टी टिब्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है, ये एक नर्व एंडिंग है। ठीक है, नर्व एंडिंग है और ये आपकी मसल की मेम्ब्रेन है, यानी कि सार्कोलेमा है।
ठीक है, सार्कोलेमा है। तो यहाँ से जब नर्व का पोटेंशियल आया, डीपोलराइजेशन आई और डीपोलराइजेशन की वेव यहाँ गई, तो यहाँ के अंदर जो आपका सार्कोमियर था उसके अंदर ऐसे इनवर्ड एक्सटेंशंस थे जिनको हमने बोला क्या, टी टिब्यूल, ठीक है, AI बैंड जंक्शन पे। तो टी टिब्यूल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द सार्कोलेमा एंड दे आर इन कंटिन्यूटी विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच सराउंड्स द मसल फिब्रिल। इनका काम क्या होता है, अब ये जो इनवर्ड एक्सटेंशंस ऐसे जा रही हैं, ये क्यों जा रही हैं, तो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी अभी पीछे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये नर्व है और नर्व एंडिंग से आपका वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आ रही है। तो इस वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को आगे मसल में लेके जाना है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। तो जितना ज़्यादा वेव जाएगी डीपोलराइजेशन की, जितना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा, उतना ही तो आपकी मसल अच्छी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो मसल में ये पूरी डीपोलराइजेशन की वेव लेके जाने के लिए आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी सार्कोटिबुलर सिस्टम है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। सो इनका काम क्या होता है कि इस एक्शन पोटेंशियल को आगे लेके जाना पूरी मसल के अंदर, ठीक है। सो द सर्फेस ऑफ टी टिब्यूल देयर आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कॉल्ड एज DHP रिसेप्टर्स, यानी कि डाईहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आपकी इनवर्ड एक्सटेंशन हुई, ये हो गया आपका टी टिब्यूल। अब ये जो टी टिब्यूल है, इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ये कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ऐसे, जिनको हम कहते हैं DHP रिसेप्टर्स। और जैसे ही आपका कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम आता है, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये खुल जाते हैं। सो दीज आर नोन एज DHP रिसेप्टर्स और ये आपके टी टिब्यूल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाईहाइड्रोक्सीपाइरिडीन रिसेप्टर्स, राइट, कैल्शियम आया, ये जो DHP रिसेप्टर्स थे ये एक्टिवेट हो जाएंगे कैल्शियम के आते ही। दिस इज द टी टिब्यूल, जो कि ये इनवर्ड एक्सटेंशन जा रहा है सार्कोलेमा में से, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन ऑफ टी टिब्यूल एक्टिवेट्स द लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया दी DHP रिसेप्टर्स। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, नॉर्मल आपको बताऊं कि यहाँ से आपका जा रहा था टी टिब्यूल, ठीक है, सार्कोलेमा अच्छी खासी चल रही थी, बीच में से उसने एक इनवर्ड एक्सटेंशन दे दिया विच इज नोन एज दी टी टिब्यूल। अब एल टिब्यूल की फुल फॉर्म क्या है, एल टिब्यूल मीन्स द लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल जो टिब्यूल है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है आपके स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज एल टिब्यूल एंड दीज आर फाउंड ऑन द ईदर साइड ऑफ द टी टिब्यूल। अब ये जो टी टिब्यूल है इसके दोनों तरफ ही तो है ये एल टिब्यूल, तो यहाँ पे ये वही बात लिखी हुई है कि ये प्लेस कहाँ होती है, प्रेजेंट कहाँ होती है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो पूरी इनवर्ड एक्सटेंशन आ रही है ऑफ द सार्कोलेमा, दिस इज द टी टिब्यूल, और इसके साइड में यहाँ पे ये और ये जो प्रेजेंट है, दिस इज द एल टिब्यूल और द लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, right. So the area of SR, a longitudinal sarcoplasmic reticulum near to the T tubule is called terminal cistern। तो यानी कि ये एरिया जो कि T tubule के पास है, L टिब्यूल का वो हिस्सा जो कि T टिब्यूल के पास है, इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल सिस्टर्न, इट इज कॉल्ड टर्मिनल सिस्टर्न, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टर्मिनल सिस्टर्न है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या करता है, ये कैल्शियम स्टोर करके रखता है और इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इट हैज़ रिसेप्टर्स ऑन इट, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा टी टिब्यूल है उस पर आपके DHP रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपके DHP रिसेप्टर्स है। ऐसे ही जो आपका ये टर्मिनल सिस्टर्न है ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर होते हैं आपके राइनोडाइन रिसेप्टर्स, ठीक है। सो टर्मिनल सिस्टर्न, ठीक है, यहाँ से DHP रिसेप्टर्स आया, ये आपका कैल्शियम सॉरी यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। सो मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनल सिस्टर्न है उसके अंदर भी आपके कैल्शियम चैनल होते हैं और कैल्शियम वहाँ स्टोर भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज राइनोडाइन रिसेप्टर्स। अब इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये ओपन होते हैं बाय राइनोडाइन, इसलिए उसी ड्रग के बेसिस पे, उसी सब्सटेंस के बेसिस पे इनका यहाँ पे नाम रखा जाता है। तो जब टी टिब्यूल के जो DHP रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये जो राइनोडाइन रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये कैल्शियम का जो रिलीज होता है वो करवा देते हैं इन द मसल फाइबर और इन द मसल सेल, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये आपका टी टिब्यूल है पूरा,
ये पूरा जो है आपका ये टी टिब्यूल है और ये है आपका पूरा एल टिब्यूल। अब ये जो टी टिब्यूल है यहाँ पे आपके डीएचपी रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, डीएचपी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए तो उन्होंने यहाँ पे एल टिब्यूल को भी एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही एल टिब्यूल को एक्टिवेट किया तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स हैं, राइनोडाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। राइनोडाइन रिसेप्टर्स ने क्या किया, फिर जो कैल्शियम था कैल्शियम का रिलीज करवा दिया, ई फ्लक्स करवा दिया इन द मसल सेल। अब जैसे ही कैल्शियम मसल सेल में जाएगा तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के सारे स्टेप्स हैं वो सारे इनिशिएट हो जाएंगे। तो यानी कि फिर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इट विल स्टार्ट एज सून एज द कैल्शियम इज रिलीज्ड। तो इस तरीके से मसल के अंदर कैल्शियम रिलीज हो जाता है और फिर आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो होता है। इसीलिए आपको जो ये सार्कोटिबुलर सिस्टम है ये पढ़ना ज़रूरी है इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल। अब ट्राइड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो ट्राइड मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ। सो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही रफ डायग्राम के थ्रू बताया है कि जो एल टिब्यूल होता है वो टी टिब्यूल के दोनों तरफ होता है। तो देखो एल टिब्यूल का ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जो आपका एल टिब्यूल है वो जो टर्मिनल सिस्टर्न बनाता है, एल टिब्यूल जो टर्मिनल सिस्टर्न बनाता है जो कि टी टिब्यूल के बिल्कुल पास होता है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को साथ में हम क्या कहते हैं, ट्राइड। बस यही होता है ट्राइड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो टी टिब्यूल एंड टर्मिनल सिस्टर्न हैव कंटिग्यूटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये साथ में रहते हैं। तो टी टिब्यूल अलोंग विद इट्स टू टर्मिनल सिस्टर्न जो कि दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, जो किसका पार्ट है, लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये तीनों को साथ में हम क्या कहते हैं, ट्राइड। अब हमें पता है कि एक मसल के अंदर यानी कि विद इन अ सार्कोमियर, एक सार्कोमियर में कितने आपके टी टिब्यूल थे, दो टी टिब्यूल थे जो कि दो एआई बैंड जंक्शन पे प्रेजेंट थे। तो अगर आपके एक मसल सार्कोमियर के अंदर दो टी टिब्यूल थे तो आपके ये जो ट्राइड हैं ये कितने होंगे, ये भी दो ही होंगे क्योंकि इनमें टी टिब्यूल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ट्राइड इज फाउंड एट द एआई जंक्शन, हेंस देयर आर टू ट्राइड पर सार्कोमियर, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, द ट्राइड स्ट्रक्चर, कि ये आपकी इनवर्ड एक्सटेंशन आ रही है, ठीक है, ये आपकी इनवर्ड एक्सटेंशन आ रही है यानी कि दिस इज द टी टिब्यूल और यहाँ पे आपके ये प्रेजेंट है क्या, लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस तरफ भी प्रेजेंट है। तो ये साथ मिलके एक ट्राइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल फाइबर। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स।